हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में डैनियल रेडक्लिफ को अपने हैरी पॉटर के पोर्ट्रेयल के लिए कितना पे किया गया था, किस कैरेक्टर की वजह से व्लादिमीर पुतिन हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी से नफरत करते हैं, वॉम्पिंग विलोज की सीक्वेंस के लिए आखिर कितनी कार्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, जानेंगे कि आखिर कितना बड़ा प्रैक्टिकल एनिमेट्रॉनिक मॉडल बनाया गया था आर्गॉग का। साथ ही साथ और बाकी के मैजिकल क्रीचर्स को इस मूवी के अंदर किस तरह से दिखाया गया था और क्या था हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऐसी ही कई सारी बिहाइंड द सीन कहानियां हैं जो एक पॉटर हेड के लिए जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप भी एक पॉटर हेड हैं तो आज की वीडियो होने वाली है 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैरी पॉटर की दूसरी कहानी यानी हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की शूटिंग 19 नवंबर 2001 को शुरू हुई थी, जो बेसिकली पहली मूवी के रिलीज के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाद की बात है, जहां पर इस मूवी की सेकेंड यूनिट की फिल्मिंग टीम एक्चुअली 3 हफ्ते पहले ही फ्लाइंग कार वाले सीन में काम करना शुरू कर चुकी थी। बाय द वे, हैरी पॉटर 7 और 8 भी बैक टू बैक रिलीज हुई थी, बस यहाँ पर फर्क ये है कि इन दोनों मूवीज को एक साथ फिल्म किया गया था। ऑफ कोर्स हैरी पॉटर 1 की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में छाई थी, लेकिन यहाँ पर लगता है वार्नर ब्रोस डैनियल रेडक्लिफ को बहुत ही सस्ते में निपटाना चाहता था, जिसके कारण इनिशियली यहाँ पर डैनियल रेडक्लिफ को 1,25,000 पाउंड्स यानी $1,81,000 पे करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एक्टर्स रियूनियन ने अपनी दखलंदाजी निभाई, जिसके कारण उनकी सैलरी को तकरीबन 2 मिलियन पाउंड्स यानी $3 मिलियन के आसपास लाया गया और इस मूवी से उनकी सैलरी एक्सपोनेंटली बढ़ी थी। पार्सल टंग, जिसे हिंदी में सर्प भाषा भी बोला जा रहा था, वो एक्चुअली कोई रैंडम हिसिंग साउंड नहीं थी जिसे एक्टर्स मूवी के अंदर निकाल रहे थे, बल्कि ये लिंग्विस्ट्स रॉबर्ट एम मर्फी और फ्रांसिस जे नोलन की बनाई हुई एक फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज है, जिसे आप सीख भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेकंड मूवी के दौरान पहली मूवी के अंदर डंबलडोर का रोल प्ले करने वाले रिचर्ड हैरिस पहली मूवी के रिलीज होने से 3 हफ्ते पहले ही गुजर गए थे। वैसे उनकी जगह पर यहाँ पर एक्समैन मूवीज के अंदर मैग्नेटो का रोल प्ले करने वाले सर इयन मैकेलन को भी कास्ट किया जा रहा था, लेकिन जैसा कि रिचर्ड हैरिस इयन मैकेलन को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने इस रोल को लेने से ही मना कर दिया। इसके अलावा नसरुद्दीन शाह के एजेंट ने उन्हें एक्चुअली इस रोल के ऑडिशन के लिए उन्हें इंस्पायर भी किया था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कास्टिंग के लिए अप्रोच ही नहीं किया था। फाइनली यहाँ पर माइकल गैम्बन को इस रोल के लिए कास्ट किया गया, जिन्होंने हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ द सीक्रेट्स और हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉरर्स पार्ट 2 तक इस रोल को प्ले किया था। और अगर यहाँ पर बात कास्टिंग की हो रही है तो यहाँ पर एक्चुअली घमंडी गिल्डरॉय लॉकहार्ट के लिए इंग्लिश एक्टर ह्यू ग्रांट को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन इस रोल को एक्चुअली वो लेकर अनश्योर थे, जिसके कारण उन्होंने इस रोल को मना कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जगह पर यहाँ पर केनेथ ब्रेंगा को कास्ट किया गया। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात न जानते हो, लेकिन थॉर की पहली 2 मूवीज को एक्चुअली केनेथ ब्रेंगा ने ही डायरेक्ट किया था। वैसे हो सकता है कि ये बात आप में से बहुत सारे लोग को मालूम होगी, लेकिन जिन्हें नहीं अंदाजा इस बात का, मैं उन्हें बता दूं कि टीनेजर मोर्निंग मॉर्टाइल का रोल प्ले करने वाली शर्ली हेंडरसन उस समय एक्चुअली उनकी एज 37 इयर्स थी। इस मूवी के साथ ही हमें हैरी पॉटर के चाचा और चाची यानी डडलीज का कैमियो एक बार फिर से देखने को मिला, लेकिन पिछली मूवी के अंदर जिस नेबरहुड के अंदर डडलीज के घर को शूट किया गया था, इस मूवी के अंदर उन्हें वहां पर शूटिंग करने की फिर से परमिशन नहीं मिली थी, जिसके कारण यहाँ पर डडलीज के 4 पिवट ड्राइव को पूरी तरह से इस मूवी के लिए नया रिक्रिएट किया गया। इस मूवी से इंट्रोड्यूस हुआ हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी के अंदर डोबी, जो एक बहुत ही आइकॉनिक और अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर है हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी का, लेकिन अपेरेंटली रशिया के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन को ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था। एंड इस मूवी के साथ बिहाइंड सीन इस बात के भी रूमर फैले थे कि यहाँ पर डोबी को एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन पर मॉडल किया गया है, और यहाँ पर रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि रशिया के कई सारे लॉयर्स ने एक्चुअली वार्नर ब्रोस और फिल्म मेकर्स के ऊपर इस चीज के लिए केस भी किया था, और स्पेशली व्लादिमीर पुतिन इस कैरेक्टर से नफरत करते हैं। मूवी के अंदर वीजलीज की फ्लाइंग कार एक्चुअली फोर्ड एंजेलिया थी, जिस सेम मॉडल्स को एक्चुअली जेके राउलिंग और उनकी बेस्ट फ्रेंड अपने यंगर टाइम्स में यूज किया करती थी। बाय द वे, इस मूवी के अंदर वॉम्पिंग विलोज के सीक्वेंस के दौरान ऐसी 14 फोर्ड एंजेलियास को डिस्ट्रॉय किया गया था। और बात अगर यहाँ पर वॉम्पिंग विलोज की हो रही है तो यहाँ पर इस सीक्वेंस को एक्चुअली प्रैक्टिकल और विजुअल दोनों इफेक्ट्स की मदद से दिखाया गया था,
जहां पर इस मूवी के स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर जॉन रिचर्डसन और उनकी टीम ने एक मैकेनिकली ऑपरेटेड ब्रांच को क्रिएट किया था और साथ ही साथ यहाँ पर एक पूरी के पूरी पेड़ का 1/3 स्केल पर एक प्रैक्टिकल मॉडल क्रिएट किया गया था और यहाँ पर इस मूवी के अंदर फोर्स पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते ये पूरा का पूरा पेड़ एक्चुअली 100 फीट लंबा लग पा रहा था। साथ ही साथ वो पूरा का पूरा कोर्टयार्ड और पेड़ के कुछ हिस्सों को भी 3D में बनाया गया था, जिन्हें रेंडर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स की कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक्चुअली इस मूवी की पूरी विजुअल इफेक्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, मिल फिल्म, मूविंग पिक्चर कंपनी, सिनेसाइट और फ्रेम स्टोर जैसी बेहतरीन विजुअल इफेक्ट वेंडर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने एक्चुअली इस मूवी के 950 विजुअल इफेक्ट शॉट्स को संभाला था। लेकिन इनके अलावा भी कई सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी यहाँ पर दिखाए गए थे, जिसमें आर्गॉग द एक्रोमेंटुला के 9 फीट ऊंचे मॉडल को बनाया गया था, जिसके 18 फीट लंबे पैर थे और इसके पूरे के पूरे मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 15 लोगों की एक टीम लगी थी। साथ ही साथ यहाँ पर डोबी और फिनिक्स के भी कई सारे एनिमेट्रॉनिक प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाए गए थे। लेकिन इन सब में एक बहुत ही बड़ा सेट बनाया गया था और वो था चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का, जो एक्चुअली 249 फीट ऊंचा था और तकरीबन 119 फीट चौड़ा, और ये हैरी पॉटर की सागा का अब तक का सबसे बड़ा सेट था। मूवी के अंदर हमें बहुत ही खास स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडोर देखने को मिली थी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मूवी के लिए एक्चुअली इसे एक ऑक्शन हाउस से परचेज किया गया था और यहाँ पर एक्चुअली इसके पूरे के पूरे हैंडल को प्रोडक्शन ने रीडिजाइन किया था, जिसे मूवी के अंदर एक्चुअली यूज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी की कमाई यानी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर एक्चुअली उस जमाने में इस मूवी को $100 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इसने उस समय $880 मिलियन इस बजट पर वर्ल्ड वाइड कमाए थे। और उस जमाने में इस मूवी ने $88 मिलियन के साथ वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड सेट किया था। इसमें एक्चुअली अपनी पहली मूवी के जस्ट पीछे थी। साथ ही साथ इसे होम एंटरटेनमेंट में DVD और VHS पर भी रिलीज किया गया था, जहां पर अकेली DVD से ही इसने तकरीबन $1 मिलियन कमाए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन की, तो यहाँ पर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को बाफ्टा अवार्ड्स के बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट साउंड और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। साथ ही साथ इसे विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड्स के अंदर बेस्ट कॉम्पोजिशन इन अ मोशन पिक्चर और बेस्ट कैरेक्टर एनिमेशन इन अ लाइव एक्शन मोशन पिक्चर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स इन अवार्ड्स को रिसीव करने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई और इस मूवी से जुड़े हुए आप और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।